फ्रेंड्स, जावा के अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है? क्या पता है आपको? एग्रीगेशन क्या होता है? क्या ये पता है? अगर नहीं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, एग्रीगेशन क्या है और वो भी कैसे काम करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्सेसर एंड म्यूटेटर। अब ये एक्सेसर एंड म्यूटेटर दोनों अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं, जिसके अंदर हमें अगर मॉडिफाई करना है कोई मेथड के अंदर तो उसे हम बोलेंगे म्यूटेटर, एंड सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करना है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है तो उसे हम बोलेंगे एक्सेसर। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन दी हुई है, if we want to allow such data to be used by others, then we write accessor method. If we want to allow such data to be modified by others, then we write mutator method. अब एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड का दूसरा नाम क्या है वो भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्सेसर मेथड जो है उसे गेटर मेथड बोलते हैं, एंड म्यूटेटर मेथड को सेटर मेथड भी बोलते हैं। बराबर। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है वॉइड सेट लेंथ, उसमें एज अ आर्गुमेंट एल को पास किया हुआ है और यहाँ पर हम वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं। किसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं? लेंथ की वैल्यू को। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक म्यूटेटर मेथड हो जाएगी। बराबर। ओके। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पर हमें दिया हुआ है पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर इन मेथड। अब तक हम लोग सिर्फ वेरिएबल को एज अ पैरामीटर या एज अ आर्गुमेंट पास करते थे। आज हमें ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं वो देखना है। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, डायरेक्ट उसी पर चलते हैं तो हमें इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर एक रेक्टेंगल नाम का क्लास बनाया हुआ है, उसके नीचे आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट पैरामीटर नाम का एक दूसरा क्लास बनाया है जिसके अंदर मेन मेथड है। अब यहाँ पर रेक्टेंगल RECT1 यानी रेक्ट1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब जैसे ही न्यू से मेमोरी अलोकेट होगी तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्या लिखा है? रेक्टेंगल 820। तो यहाँ पर मैं सीधा कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा। आपको याद होगा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब यहाँ पर एज अ पैरामीटर हमने वेरिएबल पास किया है x एंड y। अब वो क्या कर रहा है? यहाँ पर लेंथ एंड विड्थ को चेंज कर रहा है। लेंथ इक्वल टू x एंड विड्थ इक्वल टू y। बराबर। ओके। अब नीचे हम देखें तो क्या लिखा है यहाँ पर? रेक्टेंगल रेक्ट2। अब देखो यहाँ पर रेक्ट2 नाम का एक दूसरा फंक्शन बनाया है जिसके अंदर 10 एंड 15 पास किया है। तो वापस ये वही कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा एंड लेंथ एंड विड्थ जो है वो 10 एंड 15 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ओवरराइट नहीं होगा। रेक्ट1 के लिए लेंथ एंड विड्थ 8 एंड 20 है, रेक्ट2 के लिए लेंथ एंड विड्थ 10 एंड 15 है। बराबर। अच्छा, अब क्या लिखा है? रेक्ट1 डॉट डिस्प्ले, यानी रेक्ट1 के अंदर जो लेंथ एंड विड्थ थी उसे हम प्रिंट कर देंगे। बराबर। ओके। उसके बाद क्या दिया है? रेक्ट2 डॉट डिस्प्ले। रेक्ट2 डॉट डिस्प्ले यानी 10 एंड 15 जो है उसको भी मुझे प्रिंट कर देना है। चलो वो भी प्रिंट हो गया। अब क्या लिखा है यहाँ पर? इफ रेक्ट1 डॉट इज लार्जर रेक्ट2। तो यहाँ पर इज लार्जर फंक्शन को अब मुझे कॉल करना है। लेकिन इस लार्जर फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट हमने रेक्ट2 पास किया है और रेक्ट2 क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा मेन कंसेप्ट क्या था? ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट पास करना। तो यहाँ पर रेक्ट2 को हमने एज अ आर्गुमेंट पास किया। अब रेक्ट2 को एज अ आर्गुमेंट पास करने से फायदा क्या होगा? तो यहाँ पर 10 एंड 15 जो हमारी लेंथ एंड विड्थ है वो दोनों पास हो जाएगी। बराबर। कैसे? चलो देखते हैं। अब इस लार्जर के अंदर यहाँ पर रेक्ट लिखा है तो ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। अब क्या लिखा है? इफ एरिया, एरिया क्या है? एक फंक्शन है, ग्रेटर देन रेक्ट डॉट एरिया। तो अब ये जो एरिया लिखा है वो किसका एरिया होगा? रेक्ट1 का। और ये जो लिखा हुआ है रेक्ट डॉट एरिया वो रेक्ट2 का एरिया होगा। बराबर। तो अब
एरिया जो है वो एरिया मेथड को यहाँ पर कॉल करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर हमने एरिया मेथड लिया हुआ है जिसके अंदर लेंथ एंड विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ को रिटर्न करना है। जो भी आंसर आएगा वो एक एरिया में आएगा एंड रेक्ट एरिया के अंदर 10 इंटू 15 होगा तो 150 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी हाईएस्ट एरिया होगा उससे हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, लेकिन रिटर्न क्या कर रहे हैं, ट्रू, ट्रू यानी बुलियन। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप भी क्या लिया है, बुलियन, बराबर। ओके, तो यहाँ पर जो भी आंसर है उसे हम प्रिंट कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास करने से हम मल्टीपल वैल्यूज को पास कर सकते हैं। और हमारे एग्जाम्पल के अंदर हमने लेंथ एंड विड्थ दोनों को पास कर दिया, बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें एक दूसरा कंसेप्ट दिया है इनहेरिटेंस, कि जो हमारा उसका एक मेन कंसेप्ट। इनहेरिटेंस यानी पेरेंट क्लास का डेटा अगर चाइल्ड यूज करे तो उससे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, बराबर। और इनहेरिटेंस प्रोग्रामिंग के अंदर क्या बेनिफिट देगा, डेटा रीयूजेबिलिटी। ये फीचर हमें इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है। और इनहेरिटेंस जो है वो इजर रिलेशनशिप दो क्लास के बीच में जनरेट करता है, बराबर। ओके, अब यहां पर हमें एक एग्जांपल दिया है कि रूम क्लास में से क्लास रूम डिराइव हो रहा है, बराबर। और ये एग्जांपल किसका हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पर पेरेंट क्लास रूम हो जाएगा एंड क्लासरूम जो है वो हमारा चाइल्ड क्लास हो जाएगा, बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर R1 एंड CTR1 दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं। R1 जो है वो रूम क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा एंड CR1 जो है वो क्लास रूम क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलो, अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए उससे पहले अब एक क्लास में से दूसरे क्लास को डिराइव करने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करने वाले हैं, बराबर। ये भी ध्यान में रखना, एमसीक्यू में पूछते हैं। अब यहाँ पर एक रूम नाम का क्लास बनाया हुआ है। रूम क्लास में से यहाँ पर क्लास रूम को डिराइव किया है। कैसे पता चला, देखो यहाँ पर लिखा है एक्सटेंड रूम, तो क्लास रूम में से डिराइव। और अब हमें नीचे अगर देखें तो यहाँ पर इनहेरिटेंस नाम का क्लास बनाया है और जिसके अंदर मेन फंक्शन है। अगर ये फाइल को हम सेव करें तो कौन से नाम से सेव करेंगे, inheritance.java के नाम से सेव करें। अब यहाँ पर रूम R1 मेरा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर रूम क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम टोटल 4 वैल्यू लेकर जाएंगे एंड कॉल करेंगे। 20, 15, 10 एंड 2 ये चारों वैल्यू को लेकर हम सीधा ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पर ये रूम क्लास के अंदर रूम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मुझे लेंथ, विड्थ, हाइट एंड विंडोज एंड टोटल विंडोज मिल जाएगा, बराबर। ओके, वापस नीचे जा रहा हूं। देखो ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं और प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है तो मुझे स्क्रॉल भी करना पड़ेगा। R1.display, ये डिस्प्ले फंक्शन सिंपल लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडोज को प्रिंट करने वाला, बराबर। अब क्लासरूम CR1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लासरूम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और यहाँ पर देखो अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, टोटल 6 वैल्यू दी हुई है। तो ये 6 वैल्यू को लेकर मैं यहाँ पर क्लासरूम के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर कॉल कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, सुपर, LWHM। अब ये सुपर जो है वो क्या करता है, तो सुपर एक कीवर्ड है जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है एंड साथ में लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडोज को वैल्यू को लेकर जाएगा। तो यहां से मैं वापस यहाँ पर यही कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा एंड लेंथ, विड्थ, हाइट मिल जाएगा। इससे आपको ये पता चला कि मैं चाइल्ड क्लास में से पेरेंट क्लास का डेटा यूज कर रहा हूं, बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर
बेंचेस इक्वल टू एनबी एंड सीट बेंचेस इक्वल टू एनएसबी, ये जो दो वैल्यू है वो यहाँ पर असाइन हो जाएगी। बराबर, तो हमेशा जो चाइल्ड क्लास होता है उसके पास पेरेंट से कुछ ज्यादा फीचर्स होते हैं। यहाँ पर बेंचेस जो है वो चाइल्ड क्लास के पास ज्यादा फीचर है। अब वापस नीचे जा रहे हैं और यहाँ पर हम क्लास रूम 1 का एरिया फाइंड आउट करके प्रिंट कर देंगे एंड उसके बाद क्या लिखा है cr2 डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पर वापस डिस्प्ले फंक्शन को हम कॉल करेंगे एंड डिस्प्ले फंक्शन जो है वो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है, यानी कि विड्थ, बेंचेस, लेंथ, फिट, ये सब कुछ वो प्रिंट कर देगा। बराबर, ओके, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनहेरिटेंस कैसे होता है और इनहेरिटेंस के लिए हमें एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट मेंबर ऑफ सुपर क्लास दिया। अगर इनहेरिटेंस के अंदर सुपर क्लास यानी कि बेस क्लास के डेटा को अगर आप प्राइवेट कर दोगे तो यहाँ पर एरर जनरेट होगी, क्योंकि प्राइवेट क्लास का डेटा आप चाइल्ड क्लास के साथ एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पर एरर जनरेट करेगा। बराबर, यानी कि लेंथ विड्थ जो है उससे अगर आप प्राइवेट कर दोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास में ही यूज होगा, उसके बाहर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपको दो एरर्स जनरेट करके दी हुई है क्योंकि उसने वेरिएबल को प्राइवेट बनाया हुआ है। एंड अगर आप उसे प्रोटेक्टेड कर दोगे तो यहाँ पर एरर जो है वो सोल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रोटेक्टर मेंबर जो है वो आप पेरेंट क्लास में भी यूज कर सकते हो एंड चाइल्ड क्लास में भी यूज कर सकते हो। ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब हमें दिया है कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। अब ये क्या है? तो कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास दैट incorporate other objects. They establish Hezar relationship between class. ध्यान में रखना, इनहेरिटेंस इजर रिलेशनशिप डेवलप करता है एंड एग्रीगेशन हेजर रिलेशनशिप डेवलप करता है। ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हमें सीधा उसका एग्जाम्पल देखना है। यहाँ पर भी देखो वापस वही एग्जाम्पल है, एक रूम नाम का क्लास बनाया हुआ है, उसके बाद एक लाइब्रेरी नाम का क्लास बनाया, लेकिन लाइब्रेरी रूम में से डिराइव नहीं हो रहा है। कैसे पता चला? यहाँ एक्सटेंड कीवर्ड लिखा हुआ नहीं। मैं नीचे जा रहा हूं और यहाँ पर कंटेनर करके एक क्लास बनाया है जिसके अंदर मेन फंक्शन है। तो अगर ये फाइल को हमें सेव करनी है तो आप कंटेनर डॉट जावा के नाम से सेव करोगे। अब रूम R1 लिखा है, तो अब आपको पता है कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या करेगा? कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और कौन से क्लास के कंस्ट्रक्टर को? रूम क्लास के कंस्ट्रक्टर को वो कॉल कर देगा, यानी कि ये रहा। बराबर, ऊपर के प्रोग्राम में हम करके ही आए हैं तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर R1 डॉट डिस्प्ले, तो ये सिंपल वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब मैंने लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया लिब और उसके अंदर मैंने 4 वैल्यू पास ऑन कर। अब 4 वैल्यू पास ऑन करूंगा तो यहाँ पर मैं लाइब्रेरी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूंगा, सिंपल। और वो एंड बुक्स, एंड मैगजीन्स, एंड न्यूज़पेपर, एंड रीडिंग रूम को वैल्यू असाइन कर देगा। और उसके बाद क्या लिखा है? यहाँ पर प्रोग्राम को एंड किया। अब हमें मेन कंसेप्ट क्या देखना था यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट पास किया है। कहाँ ऑब्जेक्ट पास किया है? देखो यहाँ पर R1 पास किया है। ये R1 जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट पास किया तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर रूम R के पास। और हमने लिखा है रीडिंग रूम इक्वल टू R। बराबर, अब ये रीडिंग रूम क्या है? देखो मैंने यहाँ पर रूम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो लाइब्रेरी के अंदर हम रूम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड रूम क्लास के डेटा को यूज कर रहे हैं। समझ में आया? यहाँ हमने इनहेरिटेंस नहीं किया, फिर भी हम पेरेंट क्लास का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर, फिर भी हम यहाँ पर रूम क्लास के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाकर। क्लियर माइंड में?
ओके, तो ये हो गया आपका एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। ओके, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन पॉइंट बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे आगे के वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको प्रॉपरली चैप्टर नंबर 8 समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, एंड चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।